तो रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। ठीक है, रेस्पिरेशन को नॉर्मली के बच्चे बोल देते हैं कि ब्रीदिंग इज़ रेस्पिरेशन, बट ब्रीदिंग इज़ नॉट रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब है खाना जो भी हमने लिया उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनसे एनर्जी कैसे रिलीज़ होगी। तो एनर्जी रिलीज़ होने के लिए खाने का ब्रेक डाउन होना ज़रूरी है, उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन हम ब्रीथ करके ही इनटेक करते हैं। तो ब्रीदिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, रेस्पिरेशन बेसिकली क्या है, ये वो प्रोसेस है जिससे फूड में से एनर्जी रिलीज़ होती है जो हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ के लिए नेसेसरी है, सारी लाइफ प्रोसेसेस के लिए नेसेसरी है। तो रेस्पिरेशन दो टाइप्स की होती है, एरोबिक एंड एनएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो कि यूज़ करती है ऑक्सीजन को, ठीक है। तो वो रेस्पिरेशन जिसमें कि खाना ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इट यूजेज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन द फूड। और जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज है दैट कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शंस आपने पढ़े, आपको पता होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। केमिस्ट्री में फिर से डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली उन रिएक्शंस को। तो ग्लूकोज जो है वो पूरी तरह से उसका ब्रेक डाउन हो जाता है और कन्वर्ट होके कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। इट स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। एटीपी क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन जो एक मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज का वो प्रोड्यूस करता है 38 एनर्जी रिच एटीपीज। ठीक है, 38 एटीपीज जनरेट करता है। और एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो माइट्रोकॉन्ड्रिया में कहाँ प्रेजेंट होता है, देखो आपकी जो एनर्जी रिलीज होगी कंप्लीट जो ब्रेक डाउन होगा खाने का इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये कहाँ टेक प्लेस होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है माइट्रोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइट्रोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। और एग्जाम्पल किसका है एरोबिक रेस्पिरेशन में दे सकते हो, ह्यूमन बीइंग्स का, क्योंकि हमें एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, तो अब हमने अभी पढ़ा एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। 1 किलो कैलोरीज में एनर्जी लिखिए 686। वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट्स इनटू CO2 एंड H2O। और इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन के बाद क्योंकि इसमें से देखिए हाइड्रोजन रिमूव हो गई तो दैट इज ऑक्सीडेशन। तो ये आपका एरोबिक रेस्पिरेशन का रिएक्शन है। सेकंड वन इज और एनॉर्बिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है सबस्ट्रेट का, सबस्ट्रेट रिएक्टेंट्स को ही बोलते हैं। यहाँ पर ग्लूकोज आपका सबस्ट्रेट है। तो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनॉर्बिक रेस्पिरेशन। इसमें एक ग्लूकोज का पार्टिकल जो है वो कन्वर्ट होके बनाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होती इसकी और बन जाता है इथेनॉल और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और एनर्जी बनती है, लेकिन एरोबिक से कम प्रोड्यूस होती है। इथेनॉल इज C2H5OH। तो एनॉर्बिक रेस्पिरेशन को दूसरा नाम ही फर्मेंटेशन है या इसी को ही इंट्रामोलिकुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। अब ये डायग्राम आपका एनसीईआरटी में दिया है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो हमने पढ़ा ग्लूकोज जिसमें कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6 कार्बन। ठीक है, ग्लूकोज के 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो हैं वो साइटोप्लाज्म में सबसे पहले ब्रेक डाउन होती है और कन्वर्ट होके बनता है पाइवरेट, जिसमें कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं और यहाँ पर भी एनर्जी जनरेट होती है। तो इसके बाद फर्दर हमने कहा अगर तो विद इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, जैसे कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जैसे कि ह्यूमंस में होती है, तो ये माइट्रोकॉन्ड्रिया में होती है। अभी हमने देखा था, पढ़ा था कि एनॉर्बिक रेस्पिरेशन की साइट क्या है, माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के साथ पायरेट जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट होकर बनता है आपका CO2 + H2O और एनर्जी रिलीज होती है, कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। सेकंड देखते हैं ईस्ट में कैसे होती है। ईस्ट में विदाउट ऑक्सीजन होती है, यानी कि एनॉर्बिक रेस्पिरेशन होती है, उसमें बनता है आपका इथेनॉल, CO2 और एनर्जी। यहाँ पे 2 कार्बन के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। विदाउट ऑक्सीजन जो कि होती है मसल्स में, ह्यूमन में अगर पूछें कि कहाँ पर एनॉर्बिक रेस्पिरेशन होती है तो मसल्स में होती है, जब क्रैम्प्स वगैरह आपको फील होते हैं। तो यहाँ पर भी पूरी तरह से कन्वर्ट होकर CO2 नहीं बनता, बट लैक्टिक एसिड बनता है, एनर्जी रिलीज होती है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट होता है पाइवरेट में,
माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, CO2H2 एनर्जी बनती है। मसल सेल्स में विदाउट ऑक्सीजन एनॉर्बिक रेस्पिरेशन होती है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स बनते हैं और एक कन्वर्ट होकर लैक्टिक एसिड बनता है, एनर्जी रिलीज होती है। ईस्ट में विदाउट ऑक्सीजन एनॉर्बिक रेस्पिरेशन होती है, फर्मेंटेशन भी जिसको कहते हैं, इथेनॉल बनता है, CO2 प्लस एनर्जी। दिस वाज योर इम्पॉर्टेंट डायग्राम जो कि आपका दिया है NCERT में। ओके, नेक्स्ट देखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन लोअर ऑर्गेनिज्म। जैसे हमने कहा अभी रेस्पिरेशन में भी गैसेज का एक्सचेंज, ऑक्सीजन अंदर आएगी, ब्रेक डाउन करेगी खाने को और CO2 बनेगी जो कि एज अ वेस्ट मटेरियल है, बॉडी से बाहर निकलना है। तो ये जो गैसेज का एक्सचेंज है वो किस तरह से होता है, तो पहले देखते हैं लोअर ऑर्गेनिजम्स में। तो लोअर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, जैसे आपने 9th क्लास में डिटेल में पढ़ा होगा डाइवर्सिटी चैप्टर में। तो लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्रोटोजोन्स हैं, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, या फिर स्पॉन्जीज जैसे साइकॉन हो गया, देन योर सिलेंट्रेट्स जैसे कि हाइड्रा हो गया। तो इन सब में कोई भी स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होता रेस्पिरेशन के लिए, इसलिए डायरेक्ट एक्सचेंज होता है गैसेस का सराउंडिंग मीडियम से, चाहे वो पानी में है तो पानी के साथ। कौन सी प्रोसेस है, बाय डिफ्यूजन, जो कि एक पैसिव प्रोसेस है और इसका ही दूसरा नाम बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन भी होता है। तो लोअर ऑर्गेनिज्म में क्योंकि स्पेशल ऑर्गन्स नहीं है रेस्पिरेशन के लिए और उनमें ज़रूरत भी नहीं होती है, वो इतने छोटे हैं, इतने लोअर ऑर्गेनिज्म हैं, उनका स्ट्रक्चर इतना सिंपल है कि वो डायरेक्टली ही अपने सराउंडिंग से गैसेस को एक्सचेंज कर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, एंड दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन। लेकिन जो हायर ऑर्गेनिज्म है उसमें इतना ईजी नहीं है। क्यों नहीं है, पहले वो देखेंगे क्या रीज़न है कि वो लोअर ऑर्गेनिज्म की तरह डायरेक्टली डिफ्यूजन से अपना काम क्यों नहीं चला सकते। तो फर्स्ट जो है रीज़न, दैट इज़ बॉडी वॉल थिक। जो हायर ऑर्गेनिज्म है उनकी जो बॉडी वॉल है काफ़ी थिक है, डिफ्यूजन इम्पॉसिबल है और उनका बहुत हाई मेटाबॉलिक रेट है क्योंकि उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बहुत हाई हैं। और थर्ड है लार्ज बॉडी वॉल्यूम, इतना ज़्यादा बॉडी का वॉल्यूम है कि सिंपल जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज़ नहीं हो सकती हर सेल में, तो ऑक्सीजन कांट डिफ्यूज़ इनटू ऑल द सेल्स। तो ये सब रीजंस हैं जिसकी वजह से खाली डिफ्यूजन से काम नहीं चल सकता, इसलिए स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर रिक्वायर्ड। तो कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि है ये आपका है प्रोटोजोन, अमीबा, इसमें से आपने देखिए ये है एनिमल्स और ये है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, आपको सारे याद रखने हैं। प्रोटोजोन जैसे कि अमीबा है, इसमें तो सिंपल डिफ्यूजन हो जाता है सेल मेम्ब्रेन से। स्पॉन्जिस या सेलेंट्रेट्स जो हैं उसमें बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन होता है। एनिलिड्स और एम्फीबियंस में स्किन रेस्पिरेशन से। प्रॉन्स, मसल्स, फिशेस में गिल रेस्पिरेशन। देन इंसेक्ट, सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स में ट्रैकियल रेस्पिरेशन होता है। ट्रैकियल मतलब जो आपकी विंड पाइप की तरह ना ट्रैकियाज होते हैं, तो ट्रैकियल रेस्पिरेशन होता है। रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स में लंग रेस्पिरेशन, हमारे जैसे स्पाइडर और स्कॉर्पियंस में बुक लंग रेस्पिरेशन, इनमें जो फोल्डेड लंग्स होते हैं उनको बुक लंग्स बोलते हैं, तो उसमें बुक लंग से रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स में ना, इंसानों का रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे होता है। तो बेसिकली उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड सेकेंड इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो कि हमारे अंदर है लंग्स। तो 2 पार्ट्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लंग्स। पहले देखते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। तो ये वो रास्ता है, दिस इज द पाथ फॉर फ्रेश एंड फाउल एयर, फ्रेश एयर अंदर आने के लिए और फाउल एयर बाहर निकलने के लिए। कौन कौन से पार्ट्स हैं ट्रैक्ट के, सबसे पहले नॉस्ट्रिल आता है जहाँ से हम सांस लेते हैं, तो नॉस्ट्रिल्स आर फॉर इनहेलेशन। उसके बाद सांस लेते ही वो जाती है नेजल चैम्बर्स में। नेजल चैम्बर्स कैसे हैं, जो आपके नॉस्ट्रिल के अंदर का पार्ट है। 2 लॉन्ग साइज चैम्बर्स हैं नोज के अंदर, और दोनों को सेपरेट देखो, बक्कल कैविटी नीचे जो माउथ वाला पोर्शन है उससे आपकी नेजल कैविटीज या नेजल चैम्बर्स कैसे सेपरेट हैं, बाय हार्ड पैलेट। ठीक है, जो बीच वाला पोर्शन है हार्ड पैलेट, इसकी वजह से वो सेपरेटेड हैं। और आपस में कैसे सेपरेट हैं, एंड सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय नेजल सेप्टम। तो जो नाक के दोनों नॉस्ट्रिल्स है उसके बीच का जो ये पोर्शन है दैट इज कॉल्ड सेप्टम। तो नेजल सेप्टम की वजह से ये दोनों चैम्बर जो होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं। Now each chamber is lined by ciliated and glandular epithelium. लास्ट ईयर आपने टिश्यूज में पढ़ा होगा एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। तो जो नेजल चैम्बर है इसकी जो अंदर की लाइनिंग है उसमें सिलिएटेड और ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। उनका क्या है, दीज हेल्प इन जो आपके लोअर हेयरी पार्ट है, ठीक है, जो जिसमें बाल प्रेजेंट होते हैं, तो लोअर हेयरी पार्ट का क्या काम है, ये फिल्टर करता है एयर को, प्रिवेंट करता है डस्ट पार्टिकल को एंटर होने से। और जो म्यूकस है
उसमें से जो आपका हमेशा वो उसको ह्यूमिड रखता है, मॉइस्चर रखता है। तो म्यूकस क्रिएट करता है, होता है कहाँ से, एपिथीलियम, जो सिलेटेड एपिथीलियम है उसमें से हमेशा म्यूकस क्रिएट होता रहता है, जो कि डस्ट को वहीं पर ट्रैप कर लेता है। सेकंड है आपका मिडल पार्ट। सबसे पहले हमने लोअर हेयरी पार्ट देखा, सेकंड इज योर मिडल पार्ट। तो मिडल पार्ट का क्या काम है, एयर कंडीशनिंग। जो भी आप अगर गर्म हवा अंदर आएगी या ठंडी हवा आएगी तो उसकी कंडीशनिंग करेगा, उसको अपने बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली रेगुलेट करेगा। वो किसका काम है, मिडल पार्ट का। नाउ अपर पार्ट जो है वो हेल्प करता है स्मेलिंग में। जो भी हमें नाक से स्मेल का पता चलता है तो वो कौन सा पार्ट काम करता है उसमें, अपर पार्ट। तो सर आपका नोज के बारे में था। ओके, नेक्स्ट आता है आपका नेजल कैविटी के बाद नेक्स्ट पार्ट है फिनरेक्स। तो ये छोटा सा एक चैम्बर होता है, स्मॉल चैम्बर, जहाँ पर एयर पैसेज एंड फूड पैसेज ओपन एंड क्रॉस ईच अदर। देखिए जो आप नाक से सांस लेते हैं और जो मुंह से भी सांस लेते हैं, मुंह से खाना खाते हैं, वो दोनों जाके मिलते हैं कहाँ पे, फेरेक्स में। तो एक छोटा सा चैम्बर है, वहाँ पे दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। फेरेक्स के नीचे आता है आपका ग्लॉटिस। ये लाइज इन फेरेक्स, फेरेक्स के ही पार्ट में होता है। इट लीड्स इनटू वॉइस बॉक्स एंड विंड पाइप, जिसको ट्रैकिया भी कहते हैं। क्या बोला हमने, फेरेक्स में नीचे ग्लॉटिस होता है जो लीड करता है कहाँ तक, वॉइस बॉक्स जो विंड पाइप की है। ड्यूरिंग स्वॉलोइंग, जैसे हम फूड खाते हैं, फूड बोलस हमने कहा था ना, बक्कल कैविटी का फूड बोलस बन जाता है। तो जैसे हम स्वॉलो करते हैं बोलस को, इट कैन बी क्लोज्ड बाय अ बाइलोब्ड लीफ लाइक फ्लैप, जिसको बोलते हैं एपीग्लॉटिस। क्या बोला हमने, देखो फेरेक्स में आपका मुंह से जो खाना खाओगे वो भी, और जो नाक से सांस लोगे, दोनों की दोनों फेरेक्स में पहुंचेंगी। उसके नीचे आपकी ईसोफेगस और विंड पाइप अलग होती है, तो उसके बीच में आपका ग्लॉटिस प्रेजेंट होता है। फेरेक्स के अंदर ही होता है, जो आपका अप टू वॉइस बॉक्स तक होता है, जिसको लेरेक्स बोलते हैं हम। तो वहीं पर आपका एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि जब भी खाना आना है तो वो फ्लैप बंद हो जाता है, सो दैट कि जब खाना आता है तो वो फ्लैप खुल जाता है, ताकि इसोफेगस में खाना जाए। ठीक है, बाकी टाइम वो क्लोज रहता है। नेक्स्ट पार्ट है आपका ट्रैकिया, जिसको विंड पाइप कहते हैं, क्योंकि हम रेस्पिरेटरी पढ़ रहे हैं। इसोफेगस हम डाइजेशन में पढ़ चुके हैं। इसोफेगस के आगे ही प्रेजेंट होती है, आगे वाली पाइप होती है ये विंड पाइप, है ना। तो हम क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, सिर्फ सांस यानी कि गैसेस की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आती है ट्रैकिया में। यह ट्रैकिया क्या है, इट इज़ अ लॉन्ग नैरो एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच इज़ प्रेजेंट इन द नेक। ठीक है, नेक में प्रेजेंट है, सपोर्टेड बाय रिंग लाइक कार्टिलेजेस। अब इसके अंदर पूरा रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। रिंग्स का काम क्या है, अगर रिंग्स नहीं होंगी तो ये कभी एयर प्रेशर की वजह से कोलैप्स हो सकती है। तो जो इसमें कार्टिलेजेस, रिंग लाइक कार्टिलेजेस प्रेजेंट हैं, वो प्रिवेंट करती हैं कोलैप्सिंग, ताकि वो कभी पिचक ना जाए, कोलैप्स ना हो जाए प्रेशर की वजह से। अपर एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ विंड पाइप इज कॉल्ड रिंग्स, और वॉइस बॉक्स भी उसी को बोलते हैं। उसमें बहुत सारी वोकल कॉर्ड्स होती हैं कार्टिलेजेस के बीच में। ओके, ट्रैकिया के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है आपका प्राइमरी ब्रोंकाई। अभी सबको हम डायग्राम से भी समझेंगे। ठीक है, ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, टू स्मॉल साइज ट्यूब्स फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ ट्रैकिया इन द थोरैक्स। ये देखिए आप एनसीईआरटी के डायग्राम से, आई एक्सप्लेन यू। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये देखिए हमने कहा नेजल पैसेज से माउथ कैविटी से, ये सब जो है यहाँ पे मिलता है आपका फेरेक्स में। ठीक है, फेरेक्स के नीचे यहाँ पे लेनेक्स या वॉइस बॉक्स होता है, और यहीं पे आपका फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको एपिग्लॉटिस कहते हैं, जो उस टाइम पे खुलता है जब खाना आपका इसोफेगस में जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये आपकी विंड पाइप है, यहाँ पे आपको सर्कल सर्कल से दिख रहे होंगे, ये आपके रिंग लाइक कार्टिलेजेस हैं। इसका काम क्या है, ताकि विंड पाइप आपकी कोलैप्स ना कर जाए, पिचक ना जाए। ठीक है, और ये आपका इसके बाद यहाँ पे देखो आप दो डिविजन्स बन रही हैं, इसी को बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। दो लोब्स हैं ये प्राइमरी ब्रोंकाई, फर्दर ब्रांचिंग है इसकी, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, इस तरह से बहुत सारी ब्रांचिंग होती है इसके आगे फर्दर। ठीक है, तो ये आपकी मेन ब्रोंकाई है, प्राइमरी ब्रोंकाई भी बोलते हैं इसको। उसके फर्दर डिवीजन होके जो आपका बहुत सारा नेटवर्क बन रहा है, ये ब्रोंक्यूल्स होते हैं, और उसके आगे वाला स्ट्रक्चर भी डिस्कस करते हैं पहले। ओके, नेक्स्ट कम्स योर लंग्स। ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई हमने पढ़ लिया, दो स्मॉल साइज के ट्यूब्स होते हैं जो आपके ट्रैकिया से डिवाइड होते हैं, और थोरैक्स जो आपकी थोरैक्स कैविटी है, गले ये जो लंग्स की वाली होती है कैविटी है ना, तो वहाँ से जाते हैं। आगे आता है आपका लंग्स। तो हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रास्ता वो सारा पाथ। उसके बाद जो मेन ऑर्गन जो रेस्पिरेशन करता है दैट इज़ योर लंग्स।
तो इन मैन 2 सॉफ्ट इलास्टिक पिंकिश कलर्ड एंड स्पॉन्जी लंग्स आर प्रेजेंट इन द एयर टाइट थोरेसिक कैविटी, जो कि हम चेस्ट जिसको बोलते हैं। देखो जो भी आपके ऑर्गन्स है जिस खाली जगह पे प्रेजेंट होते हैं उस खाली जगह को हम कैविटी कहते हैं। तो आपको सबके नाम याद रखने हैं। लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? थोरेसिक कैविटी में। कैविटी यानी कि खालीपन, जैसे आपका टूथ में कैविटी होती है ना, खाली हो जाता है वहाँ से हम उसको कैविटी बोलते हैं। तो कैविटी इज अ हॉलो थिंग, हॉलो स्पेस जिसमें कि कोई चीज़ आप रख सकते हो। तो थोरेसिक कैविटी जिसको चेस्ट कहते हैं, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं आपके लंग्स। कैसे हैं? 2 सॉफ्ट इलास्टिक हैं, पिंकिश कलर के हैं, स्पॉन्जी होते हैं और एयर टाइट थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट हैं। ऑन 1 ऑन ईदर साइड ऑफ द हार्ट, है ना, हार्ट के दोनों तरफ प्रेजेंट हैं। जो थोरेसिक कैविटी है, जो खालीपन जिसमें लंग्स प्रेजेंट है, वो किस किस से बाउंड होता है? तो थोरेसिक कैविटी इज बाउंडेड बाय वर्टिब्रल कॉलम ऑन डोर्सल साइड। वर्टिब्रल कॉलम यानी कि जो रीढ़ की हड्डी हम जिसको बोलते हैं, डोर्सल मतलब पीछे वाली, पोस्टीरियर, है ना, बैक में। तो पीछे की तरफ से वो किससे सराउंडेड है? वर्टिब्रल कॉलम से। और रिब्स ने उसको सराउंड किया लेटरल साइड पे, दोनों तरफ को अब रिब्स होती हैं, तो रिब्स ने उसको हॉरिजॉन्टली सराउंड किया है, बाउंड किया है। देन स्टर्नम ऑन वेंट्रल, फ्रंट साइड से जो आपकी एक टी शेप की हड्डी होती है, दोनों जो रिब्स के बीच में जो हड्डी सी होती है आपकी ना, बोन, टी शेप बोन होती है, उसको बोलते हैं स्टर्नम। तो उसने वेंट्रल मतलब फ्रंट साइड से, तो फ्रंट साइड से उसने बाउंड किया है। एंड डायफ्राम ऑन पोस्टीरियर, सबसे पीछे जो आपका एक मेम्ब्रेन सा होता है ना, मस्कुलर मेम्ब्रेन जिसको डायफ्राम बोलते हैं, तो पीछे से उसने उसको सराउंड किया है थोरेसिक कैविटी को। तो सारी चीज़ें प्रेजेंट है थोरेसिक कैविटी के आसपास। अच्छा आगे देखते हैं डायफ्राम क्या है। तो ये मस्कुलर पार्टीशन है जो सेपरेट करता है थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से। ठीक है, थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं डायग्राम में। ये देखिए, ये है आपका डायफ्राम। ठीक है, तो डायफ्राम, ये जो हमने कहा, ये वाली जो कैविटी जो खाली जगह है, ये सारी आपकी थोरेसिक कैविटी है। उसके नीचे वाला जो पार्ट होता है दैट इज योर एब्डोमेन। तो एब्डोमेन और थोरेसिक कैविटी के बीच में ये इसकी बाउंड्री को सेपरेट करता है, तो दिस इज योर डायफ्राम। ओके, तो ये मेम्ब्रेन होता है। तो डायफ्राम क्या है? मस्कुलर पार्टीशन है जो सेपरेट करता है थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से। लंग्स कैसे हैं? दीज आर कोनिकल शेप्ड एंड लॉब्यूलेटेड, ऐसे फूले हुए से होते हैं, कोनिकल शेप के होते हैं। ईच लंग इज कवर्ड बाय अ थिन ट्रांसपेरेंट एंड 2 लेयर्ड सैक कॉल्ड प्लूरा। ठीक है, जो हर एक लंग के ऊपर पतली सी ट्रांसपेरेंट सी कवरिंग होती है, डबल लेयर की होती है, उसे कहते हैं प्लूरा। ये प्रोटेक्ट करती है लंग्स को फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज एंड अलाउज फ्रिक्शनलेस मूवमेंट। बेसिकली इसमें भी हल्का सा आपका लुब्रिकेशन की तरह होता है, आपका मॉइस्चर सा होता है ये वाला सारा पार्ट, जिसकी वजह से कोई भी फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शनलेस मूवमेंट हो, लंग्स में कोई भी मैकेनिकल इंजरी ना हो जाए, क्योंकि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके ऑर्गन्स है, एसेंशियल ऑर्गन्स हैं। तो इनके प्रोटेक्शन के लिए जो ये लेयर होती है दैट इज कॉल्ड प्लूरा। ओके, देन जो आपका राइट लंग है ह्यूमन बीइंग का, दैट इज लिटिल लार्जर, ब्रॉडर एंड हैवियर एंड 3 लोब्ड। क्या बोला हमने? जो राइट वाला लंग है हमने कहा था लॉब्यूलेटेड होता है, तो इसमें 3 लोब्स होते हैं। ये भारी होता है, चौड़ा होता है, साइज में बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है? लेफ्ट वाले से। जो लेफ्ट लंग है वो लिटिल स्मॉलर होता है, उससे उतना ब्रॉडर नहीं होता, नैरोअर होता है, उतना भारी नहीं होता, थोड़ा लाइटर होता है। उसमें 3 लोब्स हैं, इसमें सिर्फ 2 ही लोब्स होते हैं। गॉट इट? किसमें? लेफ्ट वाले में। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे हार्ट के लिए भी तो जगह बननी है। ओके, नाउ लंग क्या है? लंग के बाद जाएगी आपका एयर कहाँ? प्राइमरी ब्रोंकस में। उसके बाद ब्रोंकियल इंटरकॉम मतलब बहुत सारा नेटवर्क होता है, जैसे मैंने कहा था जो पहला वाला ब्रोंकस है वो ब्रोंकाई प्लूरल है, ब्रोंकस इज सिंगुलर। तो एक जो आपका ब्रोंकस है फर्दर डिवाइड होता है, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी, टर्शरी, 3 पार्ट, उसका फर्दर ब्रांचिंग होगी। इस तरह से सारा ये जो ब्रोंकाई का इंटरकनेक्शन बनता है। तो ब्रोंकियल इंटरकॉम जो है इस तरह उसमें जाएगा। फिर उसकी जो बिल्कुल लास्ट वाली फाइनेस्ट ब्रांचेस होती हैं उनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। और वो ब्रोंक्यूल्स कहाँ मिलती हैं? एल्यूवुलर डक्ट्स में। ठीक है, फिर एल्यूवुलर, हर एक जो एल्यूवुलर डक्ट है वो ओपन होता है एक एल्यूवुलर सैक में, हैविंग 6 to 8 पॉकेट लाइक सैक कॉल्ड एल्वुलाई। देखिए क्या होता है यहाँ पे, देखेंगे डायग्राम से फिर से। ये देखिए, ये ब्रोंकाई,
यहाँ से डिवाइड हुआ, ये फर्दर सारा नेटवर्क है ब्रोंकियल्स का। जो लास्ट वाला पार्ट होता है दोज आर कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल जो है एविलोलर, यहाँ पे एलिव्योलर डक्ट्स जो आपकी आती है, और वो वहाँ पे एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर, ये देखिए यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली ये आपका यहाँ पे देखिए बैलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं एल्वुलाई। एल्वुलाई सैक होती है बॉल की तरह, इसको एल्वुलाई बोलते हैं, और एल्वुलाई डक्ट है ये। तो यहाँ प्राइमरी ब्रोंकस से होके, ब्रैंक्यूल से होके, एल्वुलाई डक्ट से होके एल्वुलायर सैक में पहुँचती है। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ये। गॉट इट? ओके, तो एल्वुलाई जो है लंग्स की, दीज आर द साइट ऑफ रेस्पिरेशन। ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने अंडरलाइन किए, आपको याद रखनी है। जैसे फोटोसिंथेसिस की साइट होती है लीफ, वैसे ही रेस्पिरेशन की साइट क्या होती है? एल्वुलाई। एल्वुलाई। तो एल्वुलाइज आर थिन वॉल्ड, पतली पतली वॉल्स होती हैं इसकी, मॉइस्ट रहती है म्यूकस की वजह से, मॉइस्चर रहती है, और वेस्कुलर होती है ना। वेस्कुलर मतलब जैसे आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं। एल्वुलाई प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। तो हमने कहा था रेस्पिरेशन की एग्जैक्टली साइट क्या है? एल्वुलाई है, तो यहीं पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग क्या होता है? इनहेलिंग ऑक्सीजन रिच फ्रेश एयर एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिच फाउल एयर, जो आपकी है ना बैड एयर जिसको हम बोलते हैं, तो वो बाहर निकलना और फ्रेश एयर का अंदर आना, इसी को ब्रीदिंग बोलते हैं। इसके फर्दर 2 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज कॉल्ड इनहेलेशन, या उसका दूसरा नाम इंस्पायरेशन भी है। इन टेकिंग ऑफ फ्रेश एटमॉस्फेरिक एयर इनटू द लंग्स ऑफ एल्वुलाई इज कॉल्ड इनहेलेशन। ये एक एक्टिव प्रोसेस है क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स होता है, और जब हम इनहेल करते हैं तो डायफ्राम लोअर्ड नीचे की तरफ हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। रिब्स जो हैं वो बाहर की तरफ मूव करती हैं, ऊपर और बाहर की तरफ मूव करती हैं, और इन सब मूवमेंट्स की वजह से जो थ्रोसिक कैविटी है वो इंक्रीज हो जाती है, डायरेक्शन में चारों तरफ फैल जाती है। उसके वजह से लंग्स एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंशन होगी तो एयर का प्रेशर वहाँ पर कम हो जाएगा। एयर का प्रेशर कम हो गया तो ऑब्वियसली प्रेशर बराबर करने के लिए बाहर से एयर जो है वो रशियन अंदर की तरफ भागेगी। कैसे कैसे होता है? देखिए, सारी मूवमेंट्स की वजह से थ्रोसिक कैविटी का साइज बढ़ जाता है, जिससे लंग्स एक्सपैंड करते हैं। एक्सपेंशन जहाँ भी होती है वहाँ पे प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, प्रेशर कम होगा तो बाहर से फ्रेश एयर जो है वो अंदर की तरफ आ जाएगी। सेकेंड स्टेप है ब्रीदिंग का, एक्सहेलेशन, जिसको एक्सपायरेशन भी बोलते हैं। तो एक्सपेलिंग फाउल एयर फ्रॉम बॉडी, बॉडी से सारी फाउल एयर या CO2 वाली कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर निकालना। ये एक पैसिव प्रोसेस है क्योंकि इसमें मसल रिलैक्स करती हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट कर रही है ना, एनर्जी लग रही है, दैट इज योर एक्टिव प्रोसेस। यहाँ पे आराम से रिलैक्स कर रही है तो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड योर पैसिव प्रोसेस। डायफ्राम जो है रेज वहाँ पे लोअर होता है और इसमें ये रेज्ड होता है। वहाँ पे वो फ्लैट होता है, यहाँ पे फिर से वो अंदर की तरफ मुड़ जाता है, डोम शेप का बन जाता है। रिब्स उसमें अपवर्ड और आउटवर्ड मूव करती हैं, रिब्स यहाँ पे इनवर्ड और डाउनवर्ड मूव करती हैं। ठीक है, तो ड्यू टू दिस थ्रोसिक कैविटी का जो है साइज है वो डिक्रीज करता है सारी डायरेक्शन से, जिसकी वजह से लंग्स जो है कंप्रेस हो जाते हैं, एयर प्रेशर बढ़ जाता है लंग्स के अंदर, तो जो भी फाउल एयर है वो रश आउट बाहर की तरफ भाग जाती है। दिस इज हाउ ब्रीदिंग टेक्स प्लेस। Okay, now during exchange of gases, oxygen enters the blood and becomes oxygenated. ठीक है, ऑक्सीजन कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन ऑफ RBCs टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन। क्या बोला हमने? जब हमने कहा ये गैसेस एक्सचेंज हो रही है, ऑक्सीजन अंदर आ रही है, CO2 बाहर जा रही है, तो जो ऑक्सीजन अंदर आती है वो ब्लड में एंटर कर जाती है, और तब हम कहते हैं ब्लड कैसा है? ऑक्सीजनेटेड। तो ब्लड जो है वो, जो ऑक्सीजन है वो ब्लड की कौन से पार्ट से कंबाइन करती है? तो वो हीमोग्लोबिन, जो एक पिगमेंट है आपका, जिसकी वजह से ब्लड का कलर रेडिश होता है ना, तो ये पिगमेंट है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? रेड ब्लड सेल्स में होता है। रेड ब्लड सेल का कलर रेड हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है। तो ऑक्सीजन जो है कंबाइन करता है हीमोग्लोबिन से और बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट, तो ये भी आपने याद रखना है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन है? हीमोग्लोबिन। ओके, फिर अब हमने सारे लंग्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम का पढ़ लिया। अब यहाँ पे है एक और टॉपिक है आपके इसमें, इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। तो स्मोकिंग वजह से जो भी डैमेजेस होते हैं वो थोड़ा सा आपको याद रखना है। जैसे टोबैको स्मोक जो है वो कंटेन्स नंबर ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, टॉक्सिक मतलब पॉइजनस, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, निकोटिन है, बेंजपायरीन है। ठीक है,
तो जो आपकी बेंज़ोपायरीन है वो क्या करती है, उसकी वजह से लिप कैंसर, माउथ कैंसर और लंग कैंसर होता है। और जो भी इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन होती है आपकी थ्रोट, गले के अंदर, और उसकी वजह से थ्रोट और ब्रोंकाई में जो भी आपकी इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन होती है ना स्मोक की वजह से, उसकी वजह से कफिंग या ब्रोंकाइटिस हो जाता है प्रॉब्लम आपको, डिजीज़। और जो निकोटीन प्रेजेंट होती है टबैको में, निकोटीन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, वो इनएक्टिवेट कर देती हैं सीलियास को, जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सीलिया ना प्रोजेक्शंस, हेयर लाइक प्रोजेक्शन जो होती हैं आपकी, उनको इनएक्टिवेट कर देती हैं, जिसकी वजह से जो आपका फ्लैम है, फ्लैम यानी कि कफ जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो सारा का सारा एक्यूमुलेट हो जाता है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे, और बहुत सारी आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। दैट्स वाई वी शुड अवॉइड स्मोकिंग। आपको खुद भी नहीं करनी, अपने आसपास भी नहीं होने देना है, इससे आपके सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में डाइवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन।